गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हमारी बातचीत हो रही है और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पेंशन फंड नाम से आपको एक टॉपिक दिखाई देगा। मॉड्यूल डी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2023, 2024 और 2025 इन सारे ही एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं। क्लियर है मित्रों? तो इसको बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। आज जो हमारी बातचीत होगी वो प्रोविडेंट फंड पर बातचीत होगी, ईपीएफ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ईपीएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उस कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कितना होगा, उसमें से ईपीएफ में कितना जाएगा, ईपीएस में जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है उसमें कितना जाएगा, आपके प्रोविडेंट फंड में कितना जाएगा, ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या कोई इसकी होती है वो कैसे होगा, कौन सी सैलरी पर कितना किस तरीके से डिडक्शन होता है, एम्प्लॉय कितना देगा, एम्प्लॉयर कितना देगा, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। देखिए, जो आपका ईपीएफ है यानी जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, पहले पूरी चीज समझ लेते हैं फिर हम जाते हैं पीपीटी की तरफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है इसे भारत में गवर्न करता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसे गवर्न करता है। आपको ईपीएफ के लिए आपने एक अकाउंट सुना होगा, यूएएन है ना, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके लिए ओपन किया जाता है। ये आपका एक सिंगल अकाउंट होता है जिसमें आप कई सारे पीएफ अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करते हैं तो अगर आपका यूएन अकाउंट है तो आपको बार बार पीएफ अकाउंट हर एम्प्लॉयर के साथ ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके एक यूएन अकाउंट से ही सारी चीजें हो जाती हैं। यानी आपका पीएफ डिडक्ट होकर उससे आपका जो पीएफ अकाउंट है उससे इंटरलिंक कर दिया जाता है। 12 डिजिट का आपको ये यूएन नंबर दिया जाता है। खैर, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब आपका जो ईपीएफ है यानी जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो बेसिकली आपके लिए एक सोशल सिक्योरिटी की तरह काम करता है, यानी रिटायरमेंट के लिए आपकी एक पेंशन स्कीम की तरह ये कार्य करता है। ये एक कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसमें कितना हिस्सा आपका ईपीएस में जाने वाला है, कितना हिस्सा आपका ईपीएफ में जाएगा, ये थोड़ा सा मामला आपको एक एक करके मैं अलग अलग सिनेरियो पे आपको ये समझाता चलूंगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मामला है, इसलिए आप व्हाइट बोर्ड पर, इस डिजिटल बोर्ड पर ठीक से ध्यान लगा के रखिएगा ताकि सारी बातें एक बार में समझ में आ जाए। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ सोशल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम इन इंडिया दैट इज मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाई ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका पेपर आसान बना तो एक सवाल ये बनता है, विच आधे नंबर में ना, विच ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The EPF scheme is designed to provide financial security and retirement benefits to employees in the organized sector, helping them save for their retirement and other long-term financial needs। अब किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं। फिर से समझिए, ऐसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं वहां पर ईपीएफ की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट होना जरूरी है, यानी वहां पर ईपीएफ डिडक्शन होना आवश्यक हो जाता है। अब ईपीएफ में जो आपका डिडक्शन होता है मैं यहीं पर लिखता चलता हूं। इसमें असल में डिडक्शन क्या, ये कंट्रीब्यूशन है जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, और एम्प्लॉय यानी आप दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। क्लियर है? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर मैक्सिमम 12% यहां पर देता है। क्लियर है? 12% का कंट्रीब्यूशन यहां पर है। एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की जेब से भी जाएगा और एम्प्लॉय भी 12%, एम्प्लॉयर मैक्सिमम 12% यहां पर देता है और आपकी जेब से भी 12% जाता है। अब अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो ये जो 12% का डिडक्शन हो रहा है आपकी सैलरी से, वो आपके बेसिक पे प्लस डीए से, जो आपके डियरनेस अलाउंसेस होते हैं उनसे, और बेसिक पे, इन दोनों को मिला के 12%। और अगर आप प्राइवेट संस्थान में अपनी नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपके बेसिक पे से ये 12% लिया जाता है। क्लियर हो गया इतनी बात? ध्यान से एक एक बात को समझते चलिएगा। अब इसमें जो एम्प्लॉयर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका एक हिस्सा चला जाता है ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, और इसका एक हिस्सा चला जाता है ईपीएस के अंदर। अभी हम उसको अलग अलग सिनेरियो में देखने वाले हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% का, इसके दो हिस्से हो जाते हैं। इसका एक हिस्सा जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में यानी ईपीएस में, और इसका एक हिस्सा जाता है ईपीएफ में। उसको हम अलग अलग सिनेरियो में अभी हम समझेंगे। अगर आपका वेतन 15,000 से कम है, या आपका वेतन 15,000 है, या आपका वेतन 15,000 से ज्यादा है, तो सिनेरियो में कितना कितना जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल, इसलिए इत्मीनान से इसको समझते चलिएगा। अब कितना जाएगा, 3.67% कहां पर जा रहा है, 8.33% कहां पर जा रहा है। क्लियर है? तो जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें से जो आपका 12% में से जो 3.67% होगा वो चला जाएगा आपका ईपीएफ में, 8.33% जाता है ईपीएस में, आपका पूरा का पूरा 12% ईपीएफ में ही जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसको अलग अलग सिनेरियो में समझते चलते। बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड कंट्रीब्यूट 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी और ईपीएफ। द एम्प्लॉयर्स मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एलोकेटेड अक्रॉस ईपीएफ एंड ईपीएस। जो एम्प्लॉयर का 12% है भैया, वो ईपीएफ और ईपीएस में चला जाता है। ठीक है? अब कितना कितना जाएगा,
3.67%, यानी 12% का 3.67% जाता है आपके ईपीएफ में। इस बार के जेआईबी वाले क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि कितना जाता है आपका ईपीएफ में। ईपीएफ पूछा गया तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इस बार पूछा जा सकता है ईपीएफ में, और 8.33% चला जाता है आपका ईपीएस में। क्लियर है? अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के हैं तो आपके बेसिक सैलरी और प्लस डीएनएस अलाउंसेस को मिला के जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये 12% आपके बेसिक पे का जाता है। ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज ईदर अप आरएस 1800 रुपए पर मंथ होगा, 12% ऑफ द सैलरी। दैट मींस 12% ऑफ योर सैलरी गोज इनटू योर पीएफ अकाउंट। अब ये 18% 1800 रुपए कहां से निकल के आया? देखिए, पीएफ डिडक्शन के लिए हमारे पास एक आधार है, वो है 15,000 रुपए वेतन का। क्लियर है? अब यहां पर हम अलग अलग सिनेरियो में समझेंगे। ये जो 18% निकल के आया है वो इसी 15,000 के बेसिक पेपर निकल के, अगर 15,000 का 12% निकालेंगे तो वो कितना होता है? 1800 रुपए। अब ये 1800 रुपए कैसे जाएगा? क्या 1800 रुपए से ज्यादा भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है? वो भी अभी हम ऑप्शन देखेंगे। वैसे एम्प्लॉयर के पास अगर आपका वेतन 15,000 से ज्यादा है तो उस केस में एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो मिनिमम पीएफ का कंट्रीब्यूशन करे। मिनिमम पीएफ मतलब 15,000 का 12% यानी 1800 रुपए करे, या वो आपकी एक्चुअल जो सैलरी बन रही है उसका 12% करे। ये उसके पास ऑप्शन होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्यादा पे करेंगे? वो ज्यादातर मामलों में जो मिनिमम पीएफ कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, यानी 15,000 का 12% 1800 रुपए करते हैं। इसको अलग अलग सिनेरियो में हम लोग समझते चलते हैं भैया। कुछ बेसिक फैक्ट्स यहां से समझ लीजिएगा। जो एम्प्लॉयर का क्योंकि 12% कौन देते हैं? आप देते हो, और 12% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें से मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ईपीएफ में 3.67% जाएगा। ये आपका मई 2025 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? ये जेआईबी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, इसको याद रखिएगा। और जो बचा हुआ आपका 8.33% है, ये आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाएगा। अच्छा, इस 12% के अलावा एम्प्लॉयर को, आपके एम्प्लॉयर को जो आपका नियोक्ता है उसे 1% और देना होता है, जो 0.5% के दो हिस्सों में बटा होता है। जिसमें से जो आपका 0.5% होता है ये आपके इस ईपीएफ को मैनेज करने के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में चले जाते हैं, और जो 0.5% होता है ये आपके ईपीएफ अकाउंट का एक इंश्योरेंस होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो ये इस एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में चला जाता है 0.5%। ये आपकी जेब से नहीं जाता है बल्कि ये एम्प्लॉयर का होता है, ये उसकी जेब से 1% जाता है, जो दो हिस्सों में 0.5% में बटा हुआ है। जिसमें से 0.5% इसके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, और 0.5% होता है जो आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में चला जाता है। ठीक हो गई बात इतनी? देखिए, ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज से 0.5% और आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में चला जाता है। ईपीएफ का बेसिकली आपके इस ईपीएफ अकाउंट का इंश्योरेंस होता है जिसमें 0.5% चला जाता है, वो आपका एम्प्लॉयर देगा, वो आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर हम तीन अलग अलग सिनेरियो समझ लेते हैं। यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपए से नीचे है, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी, यहां S1 का मतलब है सैलरी है 15,000 रुपए से कम, जो भी सैलरी आप 15,000 से कम माने, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर 12% देगा और एम्प्लॉय 12% देगा। जो भी एक्चुअल सैलरी होगी उसका 12% एम्प्लॉयर दे रहा है, 12% एम्प्लॉय दे रहा है, 15,000 से कम यदि आपका वेतन है। अब उस केस में जो एम्प्लॉयर का जो भी अमाउंट बना 12% का, उसमें से जो भी अमाउंट बन रहा है 12%, वो जो भी बनेगा उसका दो हिस्सा डिवाइड हो जाएगा। 3.67% जाएगा ईपीएफ में और 8.33% चला जाएगा ईपीएस में। पीछे अभी आपसे ये चर्चा की गई कि 1% और जाता है एम्प्लॉयर की जेब से, जो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। 0.5%, इसमें से 0.5% चला जाता है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए, और 0.5% जाता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के लिए ना, ईडीएलआई इसको कहते हैं। आपके सीपीएफ अकाउंट का जो बीमा हुआ है उस पर 0.5% चला जाता है। तो आपकी सैलरी अगर 15,000 से कम है तो देखिए 15,000 का 12% क्या होता है? 1800 रुपए। अब उस केस में आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्यों 1800 रुपए देगा? अगर आपकी सैलरी मान लेते हैं 14,000 रुपए है, तो वो 14,000 रुपए का 12% देगा। वो मिनिमम 1800 रुपए क्यों देने जाएगा? मिनिमम वाला वो तब ऑप्ट करता है जब आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ऊपर होती है, तो फिर वो 1800 रुपए जो मिनिमम उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो पे करता है। तो ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। ये पहला सिनेरियो जब आपकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है। जब आपका वेतन 15,000 रुपए हो, दूसरी सैलरी, जब किसी इंप्लॉय का वेतन अगर मान लेते हैं कि 15,000 रुपए, जैसे एक इंप्लॉय है जिसकी करंट सैलरी है कितना? 15,000 रुपए। अब उसकी करंट सैलरी अगर 15,000 रुपए है तो इंप्लॉय कंट्रीब्यूट कितना करेगा? 15,000 का 12%, 15,000 का 12% कितना होता है? 1800 रुपए, और इतना ही आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा।
क्लियर है? 1800 रुपए। अब यहां पर उसको 1800 रुपए करना होगा क्योंकि 15,000 रुपए आपकी सैलरी है। अब ये जो एम्प्लॉयर का 1800 रुपए होता, 1800 रुपए किसका? 15,000 का 1200 रुपए, अगर आपकी सैलरी ठीक 15,000 रुपए है तो। अब एम्प्लॉयर का जो 15,000 रुपए, इसका 12% 1800 रुपए जो जा रहा है, 15,000 का 1800 रुपए ही होगा। तो इस 1800 रुपए में से आपको ध्यान से समझिएगा, यानी जो 15,000 था एम्प्लॉयर का, जो आपका 12% है, 12% में से 3.67% आपका ईपीएफ में, 8.33% आपका चला जाता है ईपीएस में, और बाकी वही 0.5% आपके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और जो आपका डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें चला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई भैया? क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप 15,000 का 3.67% निकालें। क्लियर है? एक एक करके ध्यान से समझते चलिएगा, या जो 12% होता है, जो भी अमाउंट बन रहा है उसका आप निकाल लें। ठीक। अब अगर तीसरा सिनेरियो देखें, यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल पे माना गया है कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो ऐसे केस में अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन है। एम्प्लॉयर के पास क्या है भैया? दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो दे अपनी जेब से, यानी 1800 रुपए, 1800 रुपए 15,000 रुपए को मान के। क्लियर है? एक तो ये है कि वो जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो दे। क्लियर है? और दूसरा तरीका ये है कि जो आपका एक्चुअल सैलरी है, एक्चुअल सैलरी यहां पर हम कितना मान रहे हैं? 12 कितना है वहां पर? 30,000 रुपए। आपकी एक्चुअल सैलरी का 12% दे, तो 30,000 रुपए का अगर वो 12% देगा भैया, तो उसे 3600 रुपए देने पड़ेंगे। उसके पास ये दोनों ऑप्शन है कि वो या तो 30,000 रुपए का दे, एक्चुअल जो आपकी सैलरी है उसका 12% दे, अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा उस केस में, या वो मिनिमम 1800 रुपए दे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों 3600 रुपए देने जाएगा? वो ये मिनिमम वाला ऑप्ट करता है। दोनों ऑप्शन उसके पास है। ध्यान से एक एक बात को समझ में आ रहा है? अगर 15,000 से आपका वेतन कम है तो 15,000 जो भी आपका एक्चुअल वेतन है उसका 12% आप, 12% आपका एम्प्लॉयर। अगर आपकी सैलरी 15% है, 15,000 है, तो फिर उसका 12% यानी 1800 रुपए आप दोनों देते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो एक्चुअल सैलरी का 12% दे दे, यानी आपकी एक्चुअल सैलरी जो थी वो 30,000 रुपए थी, उसका 12% या 3600 रुपए दे दे। क्लियर हो गई इतनी बात है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा नहीं होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? डन। या उसके पास एक दूसरा रास्ता यह है कि वो 1800 रुपए दो, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना है। तो दोनों वो ऑप्ट कर सकता है। वो उसने मिनिमम ऑप्ट कर लिया और 1800 रुपए आपका अपनी तरफ से उसने कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ में दे दिया है। उम्मीद है यहां तक की सारी बात एकदम क्लियर होगी। तो उसके पास दोनों ऑप्शन है। अब देखिए, तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए, द एम्प्लॉयर विल कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ 30,000। एम्प्लॉय सैलरी इज मोर देन 50,000, अगर 15,000 से ज्यादा है, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि उसका 15,000 से ज्यादा नहीं 30,000 है, तो उस केस में इफ द एम्प्लॉयर ऑप्ट ऑफ फुल ईपीएफ, इट लेट्स अज्यूम द करंट सैलरी इज 30,000। तो यहां पर अज्यूम करते हैं कि सैलरी 30,000 है, तो उसके पास क्या है कि वो 30,000 का या तो 12% है जो कि 3600 रुपए बन रहा है, या वेयर एज द एम्प्लॉयर हैज टू चॉइस, उसके पास दो चॉइस है। द एम्प्लॉयर कैन कॉन्ट्रीब्यूट हिज शेयर टोटल ऑफ 12% ऑन द मिनिमम सैलरी ऑफ 15%। पहली चॉइस उसके पास क्या है कि वो 15,000 रुपए का जो मिनिमम बनता है 12% यानी 1800 रुपए वो कंट्रीब्यूट करे, या द एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट हिज शेयर टोटल ऑफ 12% ऑन द एम्प्लॉयज करंट सैलरी हियर इज 30,000। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 15,000 रुपए का जो मिनिमम 1800 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन या तो वो करे, या वो 30,000 जो उसकी करंट एक्चुअल सैलरी समय है उसका 12% करे। दोनों ऑप्शन उसके पास है। वो जो भी ऑप्ट करे, तो वो 15,000 रुपए का मिनिमम 1800 रुपए ही ऑप्ट करता है। लेकिन अगर वो एक्चुअल लेता है, यानी अगर वो करंट सैलरी पर 12% दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इन दिस केस, यानी अगर वो 30,000 का 12% दे रहा है, इन दिस केस द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ईपीएस विल रिमेन 8.3%। तो जो उसका जो 36%, 36 रुपए डिडक्ट हो रहा है, उसमें से जो उसका ईपीएस होगा वो तो 8.33% ही होगा, लेकिन जो उसका बाकी का हिस्सा होगा, यानी जो 15,000 के बाकी का हिस्सा होगा, जो बैलेंस हिस्सा होगा, वो उसके ईपीएफ में चला जाएगा। ये वाली लाइन को फिर से समझिए क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। If the employee can contribute his share total of 12% on the employee's current salary, here is 30,000। तो अगर वो 30,000 रुपए को मानकर एक्चुअल सैलरी पर ईमानदारी से अपना 12% दे रहा है, जो कि यहाँ 30,000 है, तो उस केस में उसका जो ईपीएस होगा वो तो 8.33% ही जाएगा। और किसका जाएगा? वो 30,000 को मान के जाएगा, है ना। 8 पर क्या है? रिमेन ईपीएस विल नहीं 15,000 का होगा, और एंड द बैलेंस अबव दैट गोस इनटू द ईपीएफ। क्या है कि उसका जो 8.33% जो कि जाना है आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में,
वो 15,000 रुपए का जाएगा, उस केस में 15,000 माना जाएगा। बाकी का जो भी बैलेंस बचा होगा, क्योंकि इस केस में बैलेंस ज्यादा होगा क्योंकि 30,000 रुपए का 12% यहां पर दिया गया था, बाकी का जो भी बैलेंस होगा वो चला जाएगा आपके ईपीएफ अकाउंट में, और इस केस में भी वो 1% उसको ईडीएलआई में और इसके अलावा उसको आपके क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में देना होगा। ये वाली बात समझ में आ गई है। अगर इंप्लॉयर ऑप्ट करता है कि हम एक्चुअल सैलरी पर 12% देंगे, दो की 3600 रुपए होगा, तो ईपीएस में जाएगा 8.33%, यानी जो पेंशन स्कीम है 8.33% जाएगा, वो 15,000 ही मान के जाएगा। अब लेकिन इसके अलावा जो अमाउंट बचा है 15,000 मान के जाएगा 8.33%, 15,000 का जो भी 8.33% निकल के जाएगा वो ईपीएस में चला जाएगा, बाकी का जो भी बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है वो उसके चला जाएगा प्रोविडेंट फंड में। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि ये जो भी हम हिस्सा देख रहे हैं कि 3.67% ईपीएस में जा उसका ईपीएफ में जा रहा है, 8.33% उसका ईपीएस में जा रहा है, ये इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से जाता है, आपका जो पूरा 12% है वो आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। तो ये है भैया 3 सिनेरियो। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है, यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपए है, यहां पर लिखा है मोर देन 15,000, यहां पर आप लिखिए एम्प्लॉय सैलरी इज RS 15,000। अगर आपकी सैलरी 15,000 है या अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, हमने यहाँ एग्जांपल पर 30,000 लिया, तो दो ऑप्शन उसके पास है, या तो वो मिनिमम 1,800 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे अपनी जेब से, या वो एक्चुअल 30,000 का 12% दे। तो वो मिनिमम ही ज्यादातर मामलों में कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर वो एक्चुअल कर रहा है तो 15,000 का 8.3, वहां उस केस में ईपीएस में जो जाएगा वो 15,000 ही मान के जाता है, 8.33% 15,000 का, बाकी लेकिन जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो चला जाएगा आपके ईपीएफ में। ये कंडीशन है भैया, तीनों इसको ठीक से समझिएगा। पेंशन फंड में हम इसको पढ़ते हैं। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगली जो आपसे मुलाकात होगी उसमें मैं आपसे बातचीत करूंगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर, पीपीएफ अकाउंट पर, और जो इंश्योरेंस एन्युटी पेंशन प्लान्स होती हैं, एन्युटी क्या होता है उसमें आपका डिफर्ड एन्युटी वगैरह क्या है, इस पर हमारी चर्चा होने वाली जो नेक्स्ट मुलाकात में होगी। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में आपको मैं ये बार बार ये सूचना दे रहा हूं क्योंकि पिछले बार के रजिस्ट्रेशन में ये परिवर्तन आया है मे वाले रजिस्ट्रेशन से, कि आपको वहां पर सेंटर चुनने नहीं दिया जाएगा, मतलब सेंटर का ऑप्शन नहीं होगा, ना ही टाइम स्लॉट का ऑप्शन होगा, किस टाइम स्लॉट में आप पेपर देना चाहते हैं। वो IABF ही आपको देगा आपके एडमिट कार्ड पर, इसलिए अगर वो नहीं दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बिना उसके आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें आपका जो एग्जाम वेन्यू होगा और जो टाइम स्लॉट होगा वो दिया होगा। आप हमारे गाइडेंस में अगर आना चाहते हैं तो आपके लिए महापैक्स हैं भैया। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिल रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा। इस महापैक पर अभी आपको, चूंकि आपके रजिस्ट्रेशन में एक ऑफर आपको दिया जा रहा है, अगर आप महापैक या हमारा फाउंडेशन या फाउंडेशन 2.0 बैच लेते हैं, तो अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं JIB 200, तो आपको 200 का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर जो भी फीस दिख रही है उस पर 200 का डिस्काउंट हो जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाएं, आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में आपको JIB CIB पर आना, वहां सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। महापैक्स या फाउंडेशन बैच, जो आपको यहाँ पर फाउंडेशन बैच हो या फाउंडेशन 2.0 बैच हो, क्लियर है? इन सब पर JIB CIB का कंबाइंड महापैक भी आपके लिए आ गया है। इन सब पर, जैसे JIB 2.0 बैच भी आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, JIB फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, इन सब पर आपको 200 का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है JIB 200 और ये चल रहा है आपके रजिस्ट्रेशन तक, यानी ये ऑफर आपको 21 अगस्त तक मिलने वाला है। आपके सिंगल सब्जेक्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका कोई एक विषय रुका हुआ है तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब के लिए, आपसे बातचीत के लिए मैं यहाँ पर उपलब्ध रहता हूँ। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे वापस मुलाकात होगी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पढ़ने के लिए और एनओटी स्कीम्स को पढ़ने के लिए। आज के इतने, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।